अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल ई गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। कल मराठी का पर्चा है और सभी को इस बात की फ़िक्र है कि मराठी का पर्चा कैसा होगा, किस तरीके का पर्चा होगा, मराठी के पर्चे में कौन से सवालात पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जो इस वक्त आपको सता रहे, इंशाल्लाह उसके जवाबात आज के सेशन में देने की कोशिश की जाएगी और इंशाल्लाह पूरे सेशन में आपकी रहनुमाई इस तरह से की जाएगी कि आप कल का पर्चा बआसानी दे सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे गाइडेंस के लिए। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि लाइफ में आप लोगों को हमेशा तीन चीज़ों से गुजरना पड़ता है: सर्कल ऑफ नो कंट्रोल, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंसर एंड सर्कल ऑफ कंट्रोल। इनमें हमें ध्यान रखने की चीज़ है कि हमारी लाइफ की अगर हम बात करें तो इसमें इम्तिहानात की तारीख, हुकूमत की पॉलिसियाँ, कोविड के हालात, किसी और तालिब इल्म की सोच क्या होगी हमारे लिए, ये सारे के सारे हमारे लिए सर्कल ऑफ नो कंट्रोल में आते हैं, जो किसी भी सूरत में हमारे बस में नहीं है। अब इम्तिहानात तो ऑफलाइन हो रहे हैं, लेकिन सर्कल ऑफ कंट्रोल में हमारे क्या है, हमारी किताबी हमारे हमारे किताबें हैं, हमारी कॉपियाँ है, हमारे नोट्स है, हमारी ऑनलाइन पढ़ाई है, ये सारा के सारा हमारे सर्कल ऑफ कंट्रोल में है। इसी के साथ साथ में सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंसर, इस दुनिया में वही लोग सबसे ज़्यादा कामयाब होते हैं जो अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंसर को यूज़ करते हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंसर में आप याद रखेंगे, आप बहुत पढ़ाई करें, मशक़ करें, मेहनत करें, वक्त का सही इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप इस इम्तिहान में भी बेहतर कारकर्दगी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। घटक निहाय गुण विभागनी की बात करते हैं कि घटक निहाय गुण विभागनी किस तरह की होगी। गद्य विभाग कल के पेपर में आप लोगों को 12 मार्क्स का होगा, पद्य विभाग 8 मार्क्स का होगा, भाषा अभ्यास 8 मार्क्स का और उपयोजित लेखन जो है 12 मार्क्स का होगा। इंग्लिश मीडियम के लिए इसका जो पैटर्न है इसमें थोड़ी सी तब्दीली है, तो ये आप इसको जहन में रखिए। ये 40 मार्क्स के पेपर की हम लोग बात कर रहे हैं, पैटर्न 40 मार्क्स का है। 80 मार्क्स का पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंस है इससे, इंशाल्लाह उसके बारे में आखिर में बताऊँगा। तो कुल मिलाकर जो है 40 मार्क्स का पैटर्न आप लोगों का रहेगा। उसी के साथ में गद्य के लिए 12 मार्क्स, पद्य के लिए 8 मार्क्स, भाषा अभ्यास के लिए 8 और उपयोजित लेखन के लिए 12। अगर इनकी बात करें, टोटल हमारी तैयारी जो है गद्य और पद्य विभाग की तो हो जाती है और यहाँ पे मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, लेकिन असल मसला जो है भाषा अभ्यास का सेशन और उपयोजित लेखन का सेशन होता है। यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारा परसेंटेज जो है कम होता है। तो हमें भाषा अभ्यास की भी अच्छे से तैयारी करनी है, उपयोजित लेखन की भी बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। अब एक ज़ाब्ता आप याद रखेंगे, सराव प्लस मूल्यमापन इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, समाधानी गुण। मतलब अगर आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे और मूल्यमापन यानी कद्र पैमाई करते रहेंगे अपनी, तो आपको जो है बहुत अच्छे जो है मार्क्स आपको मिलने वाले इंशाल्लाह। चलिए, तो बोर्ड का जो है ये पर्चा किस तरह का होगा आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले सूचना होगी कि आकलन कृति और व्याकरण कृति में आप लोगों को आकृतियों का इस्तेमाल करना है और पेन से आकृतियाँ बनानी है, इसको याद रखेंगे। और उसके बाद में उपयोजित लेखन का जो सेशन आपका शुरू होगा, वहाँ पे आपको पेन से आकृतियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पर लेटर राइटिंग आपको पूछी गई, तो लेटर राइटिंग में आपको ड्राइंग बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लेटर लिखना शुरू करेंगे। स्वच्छता, नीटनेटकेपणा व लेखन नियमानुसार लेखन याकडे जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे। और स्वच्छता, नीटनेटकेपणा और मतलब उसूल ज़वाबित का इस्तेमाल करते हुए लिखना, ये सारी चीज़ें आप याद रखने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे पहले विभाग 1 से। विभाग 1 में आप लोगों को जो है एक उतारा पूछा जाएगा प्रश्न क्रमांक 1 के अ में, जिसकी शब्द संख्या होगी 100 से 120 शब्द, जिसके लिए आपको मार्क्स मिलेंगे 6। उसमें 6 गुणांची कृति निहाय गुण विभागनी है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे आकलन कृति की, जिसके लिए आपको 3 गुण मिलने वाले, जिसमें एक या दो जो है मार्क्स के जो है 2 कृति पूछी जाएंगी आपको। हो सकता है पहली कृति 1 मार्क्स की और दूसरी 2 मार्क्स की, या दूसरी 2 मार्क्स की और पहली 1 मार्क्स की। उसके बाद स्वमत कृति का एक सवाल यहाँ पर होगा 3 मार्क्स के लिए। इस तरह से 6 मार्क्स में यह डिवाइड किया जाएगा। उसी के साथ साथ में अब आकलन कृति का जो प्रकार होगा, इसमें कौन से सवाल पूछे जाएंगे आप देखेंगे। आकलन कृति पूर्ण करा, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, वैशिष्ट्य शोधून तक्ता पूर्ण करा, योग्य पर्याय निवडा, एका शब्दांत उत्तरे लिहा, तुलना करा, घटना लिहा, कारणे लिहा, फरक स्पष्ट करा, डॅश उत्तर येईल असा प्रश्न तयार करा, योग्य जोड्या जुळवा, रिकाम्या जागा भरा, चौकटी पूर्ण करा, इंग्रजी शब्दांचे मराठी अर्थ लिहा, ओघ तक्ता बनवा, ओळीचा अर्थ लिहा, कधी ते लिहा,
इस तरह के सवाल आपको हो सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पैटर्न इसमें किस तरीके का होगा। लेखिका हे पदार्थ उचलून फुलाट ठेवत, ये एक सवाल पूछा हुआ है। आपको मालूम है ये कि कौन से लेसन से ये पूछा गया है। यहाँ पे लिखने का तरीका आप देखेंगे, लेखिका हे पदार्थ उचलून फुलाट ठेवत। अब एक अच्छा पेपर कैसा होगा, आप देखिए किस तरह से लिखा है, लाडूचा तुकडा, भुरका, गुड़ाचा खड़ा और जिलेबीचा टुकड़ा। जवाब लिखने का तरीका आप देख लें कि जवाब किस तरह से लिखा जाएगा। ये पेपर को मैंने स्कैन करने की कोशिश की है, प्रीलियम के पेपर को। आगे बढ़ते हैं हम। लेखिका कागद पेन म्हणून वापरत असणारी वनस्पति, कौन सी वनस्पति थी जिसको कागज़ और पेन के तौर पर इस्तेमाल करती थी, तो वो थी भराड़ी वनस्पति, इसमें नाम आया हुआ है। ये इस तरह का पैसेज होगा। स्वमत पूछा आहे, सिंधुताईंना शिकण्याची खूप तळमळ होती, हे तुमच्या शब्दात पटवून द्या। तो यहाँ पर किस तरह से जवाब लिखा है आप देख सकते हैं। ये जवाब, चूँकि हमारे पास वक्त कम होता है, हम जब ऑनलाइन जाते हैं, तो आप इस जवाब को जो है इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि जवाब किस तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब पूरा एक पेज के ऊपर किस तरह से आप देखो, पूरे जवाब एक पेज के ऊपर आ चुके हैं। और लिखने का तरीका किस तरह से देखा, मतलब क्लीननेस क्या होती है, लिखने का तरीका क्या होता है, एक अच्छा जवाबी पर्चा कैसा होता है, हम क्यों जो है 40 में से जो है अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते, इसकी वजह क्या है। अब इस तरह का अगर जवाब लिखा जाएगा तो ज़रूर बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले। तो इसको आप थोड़ा सा जहन में रखेंगे कि एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। आगे बढ़ते हैं हम विभाग 2 की तरफ, जिसमें पद्य विभाग होगा, प्रत्येक की 4 गुण होंगे। और यहाँ पर जो है आप लोगों को 4 गुणांची कृति निहाई गुण विभागनी किस तरह की होगी, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूँ। उससे कबल मैं थोड़ा सा और एक जगह आपको ले चलता हूँ। और मेरे पास एक और पर्चा है यहाँ पर, मराठी पेपर सीरीज़ में ये एक पर्चा था हमारे पास में। यहाँ पर हम देखेंगे दूसरा पैटर्न, इसमें हमारा जो एक पूछा जाता है वो किस तरीके का होगा। पद्य विभाग से पहले हाँ, यहाँ पर एक और पैसेज की तरफ हम आ गए, जिसमें 2-2 मार्क्स की एक्टिविटी होगी। अब ये 2-2 मार्क्स की एक्टिविटी किस तरह की होगी, देखिए। उताराच्या आधारे सूचनेनुसार कृति करा, मतलब पर्सनल रिस्पॉन्स का जो क्वेश्चन है वो एक ही पैसेज में आने वाला है, एक तो पहले पैसेज में आएगा या दूसरे पैसेज में आएगा। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिविटी आपको पूछी गई है, इसमें आप देखेंगे जैसे मिसाल के तौर पर लिखा है, राजे पदासाठी सरकारकडे पाठवण्यात आलेल्या पक्ष्यांची नावे कौन कौन सी थी, तो वो गारुड था, हंस था, महासारंग और मोर। ठीक है, उसके बाद में आकृती पूर्ण करा, राष्ट्रीय पक्षी निवडताना लावलेल्या बाह्य कसोट्या वो क्या होंगे, ऐतिहासिक प्रणाली आणि लोकांची आवड। ये आप देखिए किस तरह का पैसेज आप लोगों को दिया जाएगा इम्तिहान में। उसी के साथ साथ में राष्ट्रीय पक्षी हा मानाचा किताब मिळवण्यासाठी मोराकडे असलेले पक्षी वैशिष्ट्य ये कौन सी है, यहाँ पर देखेंगे रंग, शरीर सौष्ठव, कलात्मकता और कंठस्वर। अब इसको पूरे जवाबात को 2-2 मार्क्स की एक्टिविटी है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, और इनके आंसर किस तरह से लिखे, मतलब 6 मार्क्स का पूरा पैटर्न किस तरह से लिखा है आप देख सकते हैं। एक ही पेज के ऊपर पूरा जवाब आपका आ गया। तो अब जवाब इस तरह का होगा तो ज़रूर आप लोगों को 2-2 मार्क्स बहुत आसानी से मिल जाएंगे, तो इसको भी ध्यान में रखिए। अब हम लोग जो है विभाग 2 की तरफ आते हैं। चूँकि ये पैटर्न आप लोगों को बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इस पैटर्न का जिक्र किया आपके सामने। अब विभाग 2 पर हम आ जाएंगे। विभाग 2 पर आप देखेंगे कि यहाँ पर आने के बाद में आपको प्रश्न क्रमांक 2 का अ और आ दोनों में पठित पद्य, मतलब आपकी पोएट्री जो आप पढ़ चुके हैं, ये आपको देखने को मिलेगी। प्रत्येक की हर एक के लिए इसमें 4 मार्क्स होंगे। उसमें 4 गुणांची कृति निहाई गुण विभागनी की अगर बात करें तो अ होगा आकलन कृति 2 मार्क्स के लिए, और उसके बाद में दूसरा होगा दिलेल्या पंक्तीचा सरल अर्थ लिहा, ये भी 2 मार्क्स के लिए होगा। अब ये एक्टिविटी किस तरह से पूछी जाएगी ज़रा हम इसको भी देखने की कोशिश करेंगे। ये पुराना पैटर्न यहाँ पर आ चुका है, थोड़ा सा इसको हम आगे बढ़ते विभाग 2 में। हाँ, यहाँ पर देखिए, कवितेच्या आधारे सूचनेनुसार कृती करा, उत्तरे लिहा, नारळाच्या आतमध्ये असणारे। अब क्या होगा, नारळाच्या आतमध्ये असणारे मऊ खोबरे, संतवाणी में लेखक कवि ने कहा है, और अभंगात उल्लेखलेली फुले व फळे कौन से, केतकी आणि फणस। तो जवाब किस तरह से लिखा जाएगा आप देखिए,
जैसे यहाँ पर कविता है कि तिला काट्यांचे वेडे भीतरी निपजती केवडे तैसे साधूचे शब्द गाडे परोपकारा लागी से लेकर सभे श्रोत्यांप्रति तक। यहाँ पर आप लोगों का एक और सवाल है, केकतीला काट्यांचे वेडे भीतरी निजपती केवडे तैसे साधूचे शब्द गाडे परोपकारा लागी। अब इसको क्या करना है, पंक्तिचा सरल अर्थ लिहा। पंक्तिचा सरल अर्थ देखिए शुरुआत से कि केकतीला कांट्याचे वेडे भीतरी निभजती केवडे। तो संत शेख मोहम्मद सांगतीसेवी अभंगात संत शेख मोहम्मद यांनी साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे। संत सांगतात की केतकी झाडाला काट्यांनी वेढलेले असते, परंतु आत मात्र सुगंधी केवडा जन्माला येतो। त्याप्रमाणे साधूचे शब्द वरून कठोर पण आतून मयाळू असतात। साधूचा उपदेश वरून बोसणारा असला तरी आतून तो हितकारी असतो। अब यहाँ पर पूरा सवाल का जवाब देखिए किस तरह से आ चुका है। आप इस तरह से जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। एक और कविता, कवीने जपायला सांगितलेल्या गोष्टी आणि सर्व दूर ललकारी देण्यासाठी वापरावयाचे साधन। कौन सा है, कवीने जपायला सांगितलेल्या गोष्टी माणुसकीची नाती आणि सर्व दूर ललकारी देण्यासाठी वापरावयाचे साधन तुतारी। यहाँ पर देखिए हा देश माझा, ये कविता दी गई है और यहाँ पर सरल पंक्ति सरल अर्थ लिहा पंक्तींचा। जे हात उत्सुकलेले दगडांच्या वर्षावाला रोखा ते लावा कार्याला या देशाच्या प्रगतीला। इसका जवाब अगर लिखना होगा तो हम देखेंगे किस तरह से लिखा जाएगा कि हा देश माझा या कवितेद्वारे कवी सेनापती बापट यांनी एकजूट निर्माण करण्याचा संदेश दिला आहे। देशविघातक कारवाया करणाऱ्या लोकांना त्यांनी समज दिली आहे की आपली शक्ती देशाचे नुकसान करण्यात न लावता देशाच्या प्रगतीसाठी तिचा वापर करा, देशाला प्रगतीपथावर घेऊन जा, हा संदेश त्यांनी दिला आहे। तसेच देशाकडे वाकड्या नजरेने पाहणाऱ्या शत्रूला धडा शिकवा असा संदेशही दिला आहे। तसेच आपल्या देशात अनेक जाती धर्माचे लोक आनंदाने राहतात। आपल्या देशात अनेक धर्म अनेक जाती असल्या तरी माणुसकीचे नाते जपावे असा संदेश कवीने या पंक्तीतून दिला आहे। अब देखिए यहाँ पर जे हात उत्सुकलेले दगडांच्या वर्षावाला रोखा ते लावा कार्याला या देशाच्या प्रगतीला। इसका और एक जवाब जो है यहाँ पे किस तरह से लिखा जाएगा, इसको भी यहाँ पर देने की कोशिश की है। आप चाहे तो मैं फिर एक बार पीछे की तरफ जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते, यहाँ पर कवीने जपायला सांगितलेल्या गोष्टी माणुसकीची नाती आणि सर्व दूर ललकारी देण्यासाठी वापरावयाचे साधन तुतारी। और उसके बाद में जवाब भी किस तरह से लिखा है पूरा एक पेज में आप देख सकते हो। आगे विभाग 3 पर हम लोग आ जाते हैं। 2 कविता आपको 4-4 मार्क्स के लिए आएंगे, मतलब 8 मार्क्स का सवाल होगा। 2 पैसेज आपको जो है 6-6 मार्क्स के लिए 12 मार्क्स, मतलब अब तक हम लोग 20 मार्क्स कर चुके हैं। अब विभाग 3 से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश मीडियम को भी सेम पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स भी थोड़ा यहाँ से ध्यान दें, या जो आइसोलेटेड जिन्होंने 80 मार्क्स के पेपर के लिए फॉर्म भरा है वो सारे लोग यहाँ पर, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो चाहे उन्होंने आइसोलेटेड दिया हो, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। विभाग 3 में सबसे पहला सवाल व्याकरण घटकांवर आधारित कृति, जिसमें 4 मार्क्स के सवाल होंगे। अब 4 मार्क्स के सवाल में सबसे पहला काल ओळखा, काळ बदला 2 मार्क्स के लिए, वाक्य प्रचार 2 मार्क्स के लिए। अब सबसे पहले देखेंगे सवाल पूछने का तरीका क्या होता है, काल ओळखा किंवा काळ बदला। ये भी हो सकता है कि दोनों सवाल, जैसे इससे पहले जो पर्चा हुआ मार्च 2019 में, उसमें दोनों सवाल जो है ना वो काल ओळखा के पूछे गए थे, तो ये भी पॉसिबल है कि दोनों सवाल काल ओळखा के हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे पूछा है मी अभ्यास केला काल ओळखा, तो क्या है ये भूतकाल, और त्यांच्या श्रमाने देश समृद्ध झाला। भविष्यकाल करा तो त्यांच्या श्रमाने देश समृद्ध होईल। अब जवाब लिखने का क्या तरीका होगा, भूतकाल और त्यांच्या श्रमाने देश समृद्ध होईल, इस तरह से जवाब लिखा जाएगा। जवाब आपके सामने लिखा हुआ आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हम, एक और सवाल पूछा जाएगा व्याकरण घटकांवर आधारित कृती में अरमान ने दूसरे पेन घेऊन काम सुरू केले। अब अरमान ने दूसरे पेन घेऊन काम सुरू केले, ये क्या है भूतकाल, और दूसरा भी देखिए काल पहचानने के लिए है, झाडांवर फुले हसू लागतील, लागतील ये क्या है भविष्यकाल है। अब एक टेबल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये टेबल आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टेबल आप लोग देख कर जाएंगे आप सब लोग, तो इंशाल्लाह ये टेबल से आप लोगों को काल पहचानना बहुत आसान हो जाएगा। जैसे वर्तमान काल में आहे शब्द का प्रयोग होता है, असतो, अस्ते, असत, अस्तात, करतो, करते, करत, करतात। भूतकाल में होता, होती, होते, नवता, नवती, नवते, और ला ली ले लो, ये तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। लाली ले लो, तो क्या लेना है, लाली लेना है, तो ला ली ले लो याद रखेंगे, भूतकाल में प्रयोग होगा। और भविष्यकाल में
यहाँ पर आप देखेंगे न, ल, र और ऊ या ऊ का उच्चार होगा, तो ये भी शब्दों का आप याद रखेंगे। अब इन अक्षरों को आप याद रखेंगे। अब क्या होगा कि एक जुमला, उस जुमले का आखिर का जो है हुर्फ आप देखने की कोशिश करेंगे। जैसे एक वाक्य, वाक्याचा शेवटचा शब्द आणि त्या शेवटच्या शब्दाचा शेवटचा अक्षर अगर वो इनमें से होगा, या शब्द या अक्षर इनमें से होगा, तो उसके हिसाब से हमको काल पहचानने में बहुत आसानी हो जाएगी। आप इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल के रखिए, इंशाल्लाह बहुत काम आएगा। न, ल, र, ऊ या ऊ होगा तो भविष्य काल होगा। होता, होती, होते, नवता, नवती, नवते, ला, ली, ले लो अगर होगा तो ये क्या होगा, भूतकाल होगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे इंशाल्लाह। चलिए आगे बढ़ते हम सराव के लिए। शाळेसमोर एक छान भलं मोठं चाफ्याचं झाड होतं, क्या आहे, भूतकाल. दुसऱ्या दिवशी ते मला शाळेत घेऊन गेले, भूतकाल. शिकलेले कधीच विसरता आले नाही, वर्तमान काल. आता चिंदी नावाची चिमणी उडून जाणार, भविष्यकाल. इस तरह से आप अगर प्रैक्टिस करनी है तो ये प्रैक्टिस करने के लिए इस तरह से कागज़ का फीता वगैरह रखकर आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये सारे नोट्स मेरे पास अवेलेबल है, आप अगर मुझे व्हाट्सअप करेंगे तो मैं ये जो ग्रामर के सारे नोट्स आप लोगों को इंशाल्लाह देने की कोशिश करूँगा। और नोट्स भी आप लोगों को इंशाल्लाह बताता चलूँगा, जिससे आप लोगों को नोट्स देखकर उसके सवालात के जवाब लिखने में आसानी हो। मेरा नंबर अगर आपने अभी तक नहीं नोट डाउन किया है, आपको मैसेज करना है तो नंबर नोट डाउन कर लीजिए, 9768205400। आगे बढ़ते हम। माझ्या शास्त्री शिक्षणाचा गंधही न होता, भूतकाल. अलीला एक तान्हुले भावंडे आहे, वर्तमान काल. ही भावंडे काही पथ्य कटाक्षाने पाळतात, वर्तमान काळ. आपल्या बुटांची जोडी बक्षीस म्हणून आपल्याला बुटांची जोडी बक्षीस म्हणून मिळणार, भविष्यकाल. तो कमालीचा निराश झाला, भूतकाल. त्याला जवळपास भोवळ येते, वर्तमान काल. आगे बढ़ते हम। सवाल है, सूचनेनुसार काळ बदला. अंगणात गाई गुरे म्हशी होत्या, जवाब हो जाएगा अंगणात गाई गुरे म्हशी असतील. नेक्स्ट, आई तरातरा बाहेर आली, आई तरातरा बाहेर येते. शाळेची घंटा झाली, भविष्यकाल करा. शाळेची घंटा होईल. मी ते कागद घेऊन बाहेर पडले, वर्तमान काल करा. मी ते कागद घेऊन बाहेर पडते. एका रात्री घरच्यांनी बाहेर काढले, वर्तमान काल करा. क्या होगा, एका रात्री घरचे बाहेर काढतात. अब यहाँ पर देखिए वाक्य प्रचार, आपको जोड़ियाँ लगाने के लिए भी ज़्यादातर सवाल आ सकता है। 90% यही उम्मीद है कि आपको वाक्य प्रचार में जोड़ियाँ लगाने का सवाल आएगा। जैसे यहाँ पर गारहाणी करने का क्या हो जाएगा, तकरारी करने, और भांभावून जाने मतलब गोंधळून जाने। अब यहाँ पर देखिए जवाब लिखने का तरीका क्या होगा, एक जगह वाक्य प्रचार, एक जगह वाक्य प्रचारांचे अर्थ. गारहाणी करणे मतलब तक्रारी करणे, और भांभावून जाने मतलब गोंधळून जाने. आगे देखो, यहाँ पर वाक्य प्रचार मैंने दिए हैं. अक्षर शत्रु असणे, निरक्षर असणे, भुरळ घालणे, आकर्षित करणे, यक्ष प्रश्न असणे, समस्या असणे, आघाडी सांभाळणे, जबाबदारी सांभाळणे, जीव तोडून पडणे, सर्व शक्तीनिशी पडणे. आगे हम देखेंगे. और कोलाहल माजणे, मोठा आवाज होणे, तोंड देणे, सामना करणे, झुंबड उडणे, गर्दी होणे, भोवळ येणे, चक्कर येणे, भानावर येणे, शुद्धीवर येणे, आकांत माजणे, खूब दुख होणे. इसको अच्छे से देखेंगे क्योंकि हो सकता है कि इम्तिहान में इस तरह का सवाल आपको मौजूद होगा. अब आगे हम बढ़ते, शब्द संपत्तीवर आधारित कृती, जिसमें समानार्थी शब्द आपको पक्का आने वाला है. और शब्दातील अक्षरांपासून शब्द बनवा, ये भी आपको आएगा. अर्थपूर्ण वाक्य तैयार करा या शब्द तैयार करा, इनमें से कोई सवाल होगा आपको. लेकिन समानार्थी शब्द यहाँ पर कंपलसरी जो आपको पूछा जाने वाला है, बाकी दोनों में से कोई एक कृति आपको आएगी. तो चलिए देखते हैं. समानार्थी शब्द, रात्र का क्या हो जाएगा, निशा, और निद्रा का झोंक. तो ये बहुत ईजी है, इसको याद रखेंगे. आगे और कुछ समानार्थी शब्द है, बालपण, लहानपण, गर्व, अभिमान, विद्यालय, शाळा, वृक्ष, झाड, गुंगी मतलब भुरळ, निराळी, अनोखी, सक्तीचे मतलब अनिर्वाय, कुछ कामी मतलब टाकाऊ, और वृक्ष, झाड, माता, आई, साल, वर्ष, खेडे, गाव, शिक्षक, गुरुजी, पांढरा, शुभ्र, पहाट, सकाळ, कुछ कामी टाकाऊ, कठीण प्रश्न, यक्ष प्रश्न, पळणे, धावणे, तपास, शोध, सत्य, खरे, नेहमी, नित्य, दोष, वैगुण्य. ऐसे बहुत सारे जो है वो मेरे PDF में मौजूद है शब्द, जिनकी आपको प्रैक्टिस कर सकते हैं. एक मरतबा अगर देख कर जाएंगे तो इंशाल्लाह इसमें से सवाल आपको देखने को मिलेंगे. आगे पुढील शब्दांतील अक्षरांपासून दोन अर्थपूर्ण शब्द तयार करा. वजनदार, यहाँ पर दो शब्द कौन सा बनेगा, वजन आणि दार. ऐसे देखिए, संग्रहालय, संग्रह, हाल, लय, पोट जातीचा, पोट आणि जात किंवा जाती भी लिख सकते. उपकारक, उपकारक, उपकार आणि कारक. पक्षी संरक्षण विषयक,
तो संरक्षण आणि विषयक, वजनदार, वजन आणि दार, उबदार, उब आणि दार। चलिए अब यहाँ पर एक अगला सवाल है, योग्य क्रम जुळवून अर्थपूर्ण वाक्य तयार करा। वाटायचं शाळेत जावंसं मला, मला शाळेत जावंसं वाटायचं। बसत सर्व जेवायला मुले मुली, सर्व मुले मुली जेवायला बसत। मी घोटभर वर्गात पाणी पिऊन बसायची, घोटभर पाणी पिऊन मी वर्गात बसायची। चिमणी नावाची आता जाणार चिंदी चिमणी उडून, आता चिंदी नावाची चिमणी उडून जाणार। काढले एका घरच्यांनी बाहेर रात्री, एका रात्री घरच्यांनी बाहेर काढले और नाव त्यांनी शाळेत घातलं माझा, त्यांनी माझं नाव शाळेत घातलं। इस तरह की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें ज़रूर अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आप अचूक शब्द और चुकीचा शब्द योग्य करून लिया। देखिए सौंदर्य अलग अलग तरीके से लिखा है, आप देख सकते हैं कौन सा सौंदर्य सही है। तो जो 2 नंबर वाला सौंदर्य है वो बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं हम। चुकीचा शब्द अचूक लिहा। अब यहाँ पर मुख्याध्यापक, मैंने सारे के सारे अचूक शब्द लिखे हैं, मतलब सही शब्द लिखे। आपको उनको दुरुस्त लिखने की प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ में ये प्रैक्टिस आप लोगों के लिए मौजूद है। मुख्याध्यापक, उशीरा, आयुष्य, वैराण, शिक्षण, स्वनात, विशिष्ट, उत्तीर्ण, मिर्ची, अनुभव, चिमनी, निश्वास। देखिए यहाँ पर किस तरह से जवाब लिखा जाएगा। रात्र का निशा, निद्रा का झोप, वजनदार का जन आणि नर, और यहाँ पर अचूक शब्द सौंदर्य किस तरह से लिखा है आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। शब्द संपत्ति पर आधारित, जिसमें विराम चिन्ह आपको ज़रूर पीछे जाएंगे। विराम चिन्ह पहचानने के लिए आ सकते हैं या विराम चिन्ह का नाम लिखने के लिए आ सकता है। अब इतने विराम चिन्ह आपको आने वाले हैं, इसको याद रखना है। पहला पूर्ण विराम, आप देख सकते हैं सामने आपके। फिर अपूर्ण विराम, ये आपने इतना टेबल याद कर लिया, 1 मार्क्स कल इम्तिहान में आपको मिलना ही है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को 2 मार्क्स इतना टेबल याद करने के बाद मिलने ही वाले। ये अपूर्ण विराम, यहाँ पर अर्ध विराम, स्वल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, उद्गार चिन्ह, एकेरी अवतरण चिन्ह, दुहेरी अवतरण चिन्ह, संयोग चिन्ह और अपसारण चिन्ह। आगे बढ़ते हैं हम। इसको एक बार फिर से देखेंगे, मैंने जूम करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहेगा। देख लीजिए आप लोग एक मर्तबा। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। विराम चिन्ह, विराम चिन्हांची नावे। अब यहाँ पे क्या है, पहला कौन सा है, पहला प्रश्न चिन्ह, वेरी गुड। और दूसरा क्या है, पूर्ण विराम। तो जवाब देखिए किस तरह से लिखा जाएगा, प्रश्न चिन्ह और दूसरा पूर्ण विराम। आगे बढ़ते हम। देखिए पूरा के पूरा ग्रामर का 3 नंबर का जो सवाल है, ये 8 नंबर का पूरा सवाल एक ही पेज के ऊपर सॉल्व किया है। पहले लिखा भूतकाल, फिर भविष्यकाल, गारहाणी सांगे तक्रारी करने, भामाऊन ढाणे, गोधरूळ ढाणे, रात्र का निशा, निद्रा का झोप, वजनदार का 2 शब्द बनाए, जन आणि नर, अचूक शब्द ओळखा में लिखा सौंदर्य, और विराम चिन्ह पहचानने में पहला प्रश्न चिन्ह और दूसरा पूर्ण विराम। मतलब बहुत आसानी से एक ही पेज पे सारा जो है 3 नंबर का क्वेश्चन आपका हल हो गया। आगे बढ़ता है चौथा सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। सबसे पहले हम शुरू करेंगे पत्र लेखन से। उपयोजित लेखन में आप जानते हैं कि पत्र लेखन 2 टाइप से आपको पूछे जाते हैं। एक औपचारिक, जिसमें कौटुंबिक पत्र हम कहा जाता है, और एक जो है अनौपचारिक होता है। अनौपचारिक होता है कौटुंबिक पत्र, और औपचारिक पत्र होता है मागणी या विनंती करणारे पत्र। अब पत्र लेखन ही एक कला है। पारंपरिक पद्धतीचे पत्र लेखन नहीं, पत्र लेखन एक कला है। पारंपरिक पद्धति से हम कई साल से लेटर लिखते आ रहे, वैसे लेटर नहीं लिखना है, बल्कि हमको ईमेल तंत्र का इस्तेमाल करना है। जिस तरह से मेल किया जाता है, पॉकेट निकाल दिया गया है और पता, अब पॉकेट बनाकर जो पता लिखा जाता था अब वो नहीं बनाना है। और पत्र पाठवणाऱ्याचा पत्ता जो है वो आवश्यक है। पत्र जो भेज रहा है उसका एड्रेस बहुत ज़रूरी है। अनौपचारिक पत्रात विषयाची गरज नहीं। अनौपचारिक पत्र जो होंगे, जो फॅमिली लेटर होंगे, कौटुंबिक पत्र होंगे, उसमें विषय लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो फॅमिली लेटर्स है। कमीत कमी शब्दात संबंधित पत्र लिहिणे आणि व्यक्तींपर्यंत ईमेलद्वारे पहुंचवणे। ईमेल होना, एड्रेस भी होगा, नाम भी होगा, एड्रेस भी होगा और ईमेल आईडी भी होगा। तो चलिए इसका तरीका देखेंगे हम। इसको याद रखेंगे, दिनांक, प्रति, विषय, मायना, मुख्य मजकूर, शेवट, नाव, पत्ता, ईमेल आईडी। अगर इसको शॉर्टकट में अगर हम याद रखना चाहें तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं कि दीप्र, वीमा, मुशे, ना प ई। दीप्र, वीमा, मुशे, ना प ई। दी से दिनांक, प्र से प्रति, वी से विषय, मा से मायना, मु से मुख्य मजकूर, शे से शेवट, नाव से नाव, प से पत्ता, ई से ईमेल आईडी।
अब देखेंगे हम लोग लेटर, अनौपचारिक पत्र का लेटर देखेंगे। मायना अभिवादन मुख्य मजकूर, पहले दिनांक, मायना अभिवादन मुख्य मजकूर, कळावे लोभ असावा तुमचा तुमची, नाव पत्ता ईमेल आईडी। अभी औपचारिक पत्र में क्या होगा, औपचारिक पत्र में थोड़ा सा चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर विषय भी आएगा। तो दिनांक प्रति माननीय महोदय, उनका नाम उनका एड्रेस होगा, विषय महोदय, मुख्य मजकूर आपला आपली, नाव पत्ता और ईमेल आईडी, इस तरह से होगा। अब दोनों लेटर हम देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नित्यानंद हाईस्कूल सुदर्शन नगर औरंगाबाद, चला मुंबई। अब यहाँ पर क्या है, ये पिकनिक ऑर्गेनाइज की जा रही है, किसके ज़रिए, मुंबई जाने के लिए राजेश पाटिल सर जो है सहल प्रमुख है और नित्यानंद हाईस्कूल औरंगाबाद से ये पिकनिक अरेंज की जा रही है। दो टाइप के पत्र लिखना है, एक जो है वो यश या रेश्मा गोरे मुलगा मुलगी या नात्याने सहलीला जाण्यासाठी परवानगी मागणारे पत्र वडिलांना लिहितो। एक तो अपने पापा को लिख रहा है, मतलब इजाज़तनामा लिख रहा है कि इजाज़त मांग रहा है, या फिर दूसरा ये हो सकता है कि सहल में जाने के लिए क्लास टीचर जो है या राजेश पाटिल जो सहल प्रमुख है उनको नाव नोंदनी मतलब रजिस्ट्रेशन करने के लिए वो विनंती कर रहा है और पत्र लिख रहा है। दोनों तरीके में मेरे ख्याल से तो आसान, पहला लेटर ज़्यादा आसान है। तो देखिए हमने किस तरह से इसको लिखा है, पूरा पैटर्न जहन में रखिए। पहले सबसे पहले आया दिनांक 12/12/2021 या 22, आप जो लिखना चाहे। तीर्थरूप बाबा साष्टांग नमस्कार, कालच ईमेल मिळाला वाचून मजकूर कळाला, बाबा आमच्या शाळेची सहल पुढील आठवड्यात मुंबई दर्शनासाठी जात आहे। मुंबई ही महाराष्ट्राची आर्थिक राजधानी आहे। येथे देश विदेशातून पर्यटक भेट देण्यासाठी येतात व येथील निसर्ग सौंदर्याचा आनंद लुटतात। मी महाराष्ट्रात राहून देखील मुंबई येथे आजपर्यंत जाऊ शकलो नाही। माझे स्वप्न होते की मी मुंबई हे ठिकाण पाहावे आणि ही तर स्वर्णसंधी चालून आली आहे की माझ्या शाळेची सहल मुंबई येथे जात आहे। बाबा माझे सर्व मित्र या ठिकाणी जात आहेत, म्हणून माझी सुद्धा इच्छा आहे की मी मुंबई येथे जावे। तरी कृपया आपण मला माझ्या मित्रांसोबत मुंबई येथे सहलीला जाण्यासाठी परवानगी द्यावी। सोबत 1000 रुपये ही पाठवून द्यावे। घरात आई दादा वहिनी ताई यांना नमस्कार सांगा। पिंकी व पिंटूला अनेक आशीर्वाद। आपला लाडका यश गोरे, लोकमान्य नगर पालघर, पिन 401-404, यश गोरे 123@gmail.com। इस तरह से आपका ये लेटर लिखा जाएगा। आप पूरा पैटर्न देख लीजिए, ज़रूरत पड़े तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब पत्र लिखा देखो किस तरह से है। यश गोरे के नाम पर श्री विश्वास गोरे के नाम पर जो है प्रति लेटर लिखा हुआ है, और विश्वास गोरे, यहाँ पर आपको नाम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से इस लेटर में लिखा है ये थोड़ी सी गलती है, यहाँ पर इसको याद रखेंगे। आप डायरेक्टली तीर्थरूप बाबा, मतलब वहाँ पर दिनांक डालने के बाद तीर्थरूप बाबा से, जिस तरह से यहाँ पर मैंने शुरुआत की है इसी तरह से आप लोग भी शुरुआत करेंगे, इसको याद रखेंगे। लेकिन पैटर्न आप लोग देख लीजिए एक मरतबा, राइटिंग किस तरह से बनाई गई है और किस तरह से लेटर लिखा गया है। आगे बढ़ते हम। और एक लेटर है, फॅन्टासीलँड उद्यानासमोर सिग्नल यंत्रणा नादुरुस्त है। आपने बहुत मरतबा ये लेटर देखा है, दो टाइप से लिखना है। एक तो वाहतूक अधिकारी को लिखना है कि सिग्नल जो है वो नया बिठाने के लिए, या तो फिर सिग्नल नया बैठाया जा चुका है वहाँ पर, उसको जो है उसको अभिनंदन करने वाला पत्र जो है माननीय वाहतूक अधिकारी को लिखना है। अब यहाँ पर हम लोग जो है देखिए किस तरह से पत्र लेखन करेंगे, इसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप। पहले सबसे पहले दिनांक, उसके बाद में प्रति माननीय वाहतूक अधिकारी साहेब, विभागीय वाहतूक कार्यालय मुंबई, विषय फॅन्टासीलँड उद्यानासमोरील रस्त्यावर नवीन सिग्नल यंत्रणा बसवून देण्याबाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्वये मी आपणास विनंतीपूर्वक अर्ज करतो की मुंबई शहरातील नामांकित उद्यान फॅन्टासीलँड समोर सिग्नल यंत्रणा नादुरुस्त झाली आहे। मुंबई शहराच्या औद्योगिकरणामुळे व पर्यटकांच्या गर्दीमुळे येथे नेहमीच वाहतुकीची कोंडी पाहायला मिळते। या रस्त्यावर अपघाताचे प्रमाणही वाढले आहेत। वाहन चालकांच्या बेशिस्तीपणामुळे तसेच वाहनांच्या वेग मर्यादेमुळे येथे नेहमीच लहान मोठे अपघात होत असतात। त्यामुळे अनेकांचा जीव जातो व काही नाहक त्रास भोगावे लागतात। तरी महाशयांना विनंती की फॅन्टासीलँड समोरील सिग्नल यंत्रणा बसवून वाहतूक कोंडी व अपघात टाळावे ही नम्र विनंती। धन्यवाद। आपला आदि चुनेवाला, VP रोड, अंधेरी पश्चिम, मुंबई 400058, abc123@xyz.com। आप इस तरह से भी आपका ईमेल आईडी डाल सकते हो, abc123@xyz.com। ठीक है, ये भी एक सही तरीका हो सकता है आपके ईमेल आईडी लिखने का। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट जो है वो आप लोगों को जो है 4 ऑप्शन आएंगे।
गद्याकलन, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन और कथा लेखन। इन चारों में से कोई एक आपको करना है। और मुझे पता है कि ये चारों जब आप लोगों को आते हैं तो आप सबसे जो प्रेफरेंस ज़्यादा किसी को देते हैं तो वो गद्य आकलन को। अब बच्चे पूछते हैं सर जाहिरात लेखन भी बताओ, बातमी लेखन, कथा लेखन। सब बात बिल्कुल सही है, मैं कोशिश करूँगा सब कुछ बताने की, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर आप कोशिश कीजिए गद्य आकलन की, क्योंकि 4 प्रश्न बनाएंगे सिर्फ और 4 मार्क्स आप लोगों को मिलने वाले। ये बहुत आसान है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हो, गद्य आकलन अगर आपको पूछा जाता है, बल्कि इम्तिहान में आने ही वाला है, तो यहाँ पर बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप गद्य आकलन जो है ज़रूर अटेंड कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे एक उतारा दिया हुआ है की निसर्गातील प्रत्येक दृश्य माणसाच्या मनाला आनंदित करणारे आहे। इस तरह से पूरा एक पैसेज दिया हुआ है। सवाल देखिए किस तरह से बनाया है, 4 सवाल सिर्फ बनाए, सिर्फ 4 सवाल लिखे, कुछ भी नहीं, 4 सवाल, एक एक जुमले पे एक सवाल बनाया। इजीली आप लोगों को 4 मार्क्स यहाँ पर इजीली मिल जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते, देखिए अब एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया कि प्रश्न कैसे बनाने का, ठीक है। सबसे पहले आप पैसेज अच्छे से पढ़ लेंगे। अब यहाँ पर सवाल बनाते वक्त कौन, कब, कहाँ, कब, क्यों, मतलब कौन, कुठे, केव्हा, कोणता, का, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। एक ही जुमले पे बार बार सवाल नहीं बनाना है। सवाल पूछने का तरीका ऊपर से नीचे की तरफ होगा, और सवाल के जवाब लिखने की ज़रूरत नहीं है। और सवाल जब पूरा हो जाएगा तो सबसे आखिर में जो बहुत इम्पॉर्टेंट काम है वो आप लोगों को प्रश्न चिन्ह देना भूलना नहीं है, मतलब प्रश्न चिन्ह आपको लगाना ही है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब देखो एक मैं मिसाल देता हूँ आपको, एक वाक्य है, शेतकरी बैलाला घेऊन शेतात गेला। इस पे अगर मुझे सवाल तैयार करना होगा ना ये वाक्य पे, तो मैं 4 अलग अलग सवाल तैयार कर सकता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर, कोण बैलाला घेऊन शेतात गेला, दूसरा शेतकरी कोणाला घेऊन शेतात गेला, तीसरा सवाल मैं बना सकता हूँ शेतकरी बैलाला घेऊन कुठे गेला, और चौथा सवाल मैं बना सकता हूँ कोण कोणाला घेऊन शेतात गेला। तो आपको एक जुमले पे 4 नहीं बनाने, एक जुमले पे एक ही बनाना है। अब यहाँ पर देखो, बाळपणातील आनंद काही आगळाच असतो, यहाँ से लेकर अब मैं निशान लगाते चलता हूँ। मैंने पहला जुमला पढ़ा, बाळपणातील आनंद काही आगळाच असतो। यहाँ पर मैंने सवाल बनाया, बाळपणातील आनंद कसा असतो, मतलब एक एक वाक्य होते, ते भूतकाळाची फिकर नसते। हमने सवाल बनाया, बालपणी कोणती फिकर नसते। नेक्स्ट, बालपण म्हणजे अवखळपणे वाहणारा निर्मळ झरा। अब हमने सवाल बनाया, बालपण म्हणजे काय। एक और सवाल, बालपणी सारीच मुले निष्पाप निरागस हसतमुख असतात। सवाल बनाया हमने, बालपणी सारीच मुले कशी असतात। 4 सवाल बना के हो गए। अब हमारे दिल में आ रहा है कि इनमें से कोई एक सवाल आप नहीं बना पाए। आखिर में और एक सवाल है कि लहान मुलांचे मन म्हणजे कोरी पाटी। आपने सवाल बनाया, लहान मुलांचे मन कसे असते। आपको 4 ही सवाल बनाना है, लेकिन मैंने आपको 5 सवाल बना कर बताया कि 5 अलग अलग सवाल किस तरह से बनाए जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, एक आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूँ। आप कोशिश करेंगे कि इसकी प्रैक्टिस आप लोग घर पे करें और इसके जवाबात निकालने की कोशिश करें। आगे बढ़ते हैं हम, जाहिरात लेखन। शब्दांवरून जाहिरात पूछी जा सकते हैं, जाहिरात देऊन त्यावर कृती सोडवणे, विषय देऊन जाहिरात लेखन, या दिलेल्या जाहिरातीचे अधिक आकर्षण पद्धतीने पुनर्लेखन करने, इस तरह का सवाल होगा। अब सवाल कौन कौन से आ सकते हैं, देखो अब यहाँ पे कुछ बहुत मशहूर एडवर्टाइजमेंट है जो कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं कि तंदुरुस्ती की रक्षा करता है लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती वहाँ, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, ठंडा मतलब कोका कोला, डर के आगे जीत है माउंटेन ड्यू की एक बहुत अच्छी एडवर्टाइजमेंट आती है। स्प्राइट कहते हैं क्लियर है बॉस, या आराम का मामला है रूपा फ्रंटलाइन ब्रीफ, और स्वाद भरे सच्ची शक्ति भरे पार्ले जी, चीता भी पीता है तो वो कौन सा है, माउंटेन ड्यू। उसके बाद में यह आराम का मामला है लक्स कुजी, सौंदर्य साबुन है तो निरमा है, फेविकोल का मजबूत जोड़ है तो टूटेगा नहीं, 2 बूंद जिंदगी के तो पोलियो डोज, ठंडा ठंडा कूल कूल तो नवरत्न तेल, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें तो घड़ी डिटर्जेंट, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी तो जीवन बीमा निगम, और 2 गज की दूरी मास्क से ज़रूरी, ये कोरोना की जागरूकता की ऐड हम लोग सुनते आ रहे हैं। तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो आपको इस्तेमाल करके अच्छी सी ऐड बनानी होती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गिरी भ्रमण टूर्स है, इनके ज़रिए जो है वो जंगल भ्रमंती होने जा रही है, और उसके लिए आपको ऐड तैयार करना है। तो किस तरह से ऐड तैयार किया जाएगा, चला करूया भ्रमंती फुलपाखरांच्या जगात, नोंदणी आवश्यक, त्वरा करा त्वरा करा त्वरा करा, मोजक्या जागा शिल्लक, राष्ट्रीय उद्यानातील जंगल भ्रमंती घेऊया फुलपाखरांच्या विश्वाचा रोमहर्षक अनुभव, वयोगट 15 ते 20, कालावधी दिनांक 25 डिसेंबर ते 27 डिसेंबर, संपर्क गिरी भ्रमण टूर्स www.jangalbhramanti@gmail
.com। तो इस तरह से लिखा जाएगा। आप देख सकते हैं लिखने का तरीका क्या होगा। इसमें एडवर्टाइजमेंट के लिए जो बाजू में जो तितलियाँ बनाई है ना, उस पर आपको मार्क्स नहीं है, लेकिन ऐसी तितलियाँ आप बना सकते हो, आपको लिखने के मार्क्स है, डिज़ाइन करने के मार्क्स नहीं है। इसको याद रखेंगे आप लोग। कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिज़ाइन करते और लिखते कुछ भी नहीं है, जबकि लिखना ज़्यादा है, डिज़ाइन कम बनानी है। शाळेचा गणवेश बहुत इम्पॉर्टंट आहे। बाहेती गणवेश भंडार जळगाव। गणवेशाची वैशिष्ट्य काय आहेत? टिकाऊ कापड आहे, मजबूत शिलाई आहे, दाम कमी आहेत, 2 गणवेश खरेदीवर 1 फ्री आहे आणि प्रत्येक विद्यालयाचे गणवेश उपलब्ध आहेत। संपर्क कुठे करायचा आहे? बाहेती गणवेश भंडार जळगाव। मोबाईल क्रमांक दिला आहे आणि नंतर वेब ॲड्रेस आहे www.baheتی@gmail.com। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग एडवर्टाइजमेंट का इस्तेमाल करेंगे। बातमी लेखन होगा तो बातमी लेखन में भी मैं आपको टाइप बताता चलता हूँ। हालांकि बातमी लेखन बहुत कम लोग लिखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शहरात डेंग्यूचा प्रकोप, तो अगर बातमी लेखन अगर लिखनी हो तो उसका तरीका क्या होगा? आमच्या वार्ताहरकडून दिनांक होगी और उसके बाद में बातमी लेखन का पूरा एक तरीका क्या होगा ये आप लोग सामने देख लीजिए एक मरतबा। लेकिन मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको क्वेश्चन बनाने के लिए आता है तो क्वेश्चन या एडवर्टाइजमेंट पे आप जाए। एक और 10वीच्या विद्यार्थ्यांचा निरोप समारंभ आप देख सकते हो। मोहम्मदी उर्दू हाई स्कूल तारापुर में जो है 10वीं के स्टूडेंट्स का जो है वो अलविदाई जलसा हुआ, और वो किस तरह से हुआ इसके बारे में जो है यहाँ पर ये रिपोर्ट राइटिंग, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हम। कथा लेखन, कृति मूल्यमापन। कथा लिखते वक्त में आप देखेंगे कि भविष्याचा विचार एक टॉपिक दिया गया है, उसके ऊपर जो है किस तरह की कथा लिखी है इसका भी आप स्क्रीनशॉट अगर चाहे तो ले सकते हैं। तात्पर्य क्या होगा? माणसाने नेहमी भविष्याचा विचार करून वर्तमान काळात वाटचाल करावी। एक पूरा पैटर्न आपको दिया है कि एक अच्छी कथा, एक बेस्ट जो स्टोरी होगी वो किस तरह की होगी, उसका लिखने का तरीका क्या होगा। मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान इसलिए भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जो है स्टोरी राइटिंग में कम बच्चे जाते हैं। जहाँ पर ऑप्शंस है वहाँ पर हम ऑप्शंस का ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि कथा लिखने का एक सही तरीका, दुरुस्त तरीका क्या होगा। एक और कथा आंबर द्राक्षे, आप देख सकते हो किस तरह से लिखी है। आगे बढ़ते हम। सबसे आखिरी सेशन निबंध का, जिसमें 2 तरह के निबंध पूछे जाएंगे, वर्णनात्मक निबंध आणि आत्मकथन पर निबंध। कोणतीही एक कृति सोडवणे, मतलब कोई भी एक लेटर आपको, कोई भी एक जो है निबंध आपको लिखना है। वर्णनात्मक में आप लोगों को जो है वो किसी चीज़ का वर्णन वास्तव में करने के लिए आएगा। अतिशयोक्ति मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना होगा आपको। भाषा आपकी सोपी और सादी होगी, और आपका जो वर्णन होगा वो चित्रदर्शी मतलब हुबेहूब होगा। आत्मकथन पर निबंध में आपको याद रखना है कि सजीव और निर्जीव मतलब जिंदा और मुर्दा दोनों चीज़ों के बारे में आप लोगों को आत्मकथन आ सकता है। आपण स्वतः ती वस्तू आहेत अशी कल्पना करावी, हम खुद वो चीज़ है ये हमको सोचना है। कल्पनाशक्तीच्या माध्यमातून नाट्यपूर्ण रीतीने कल्पना मांडणे आणि संपूर्ण लेखन प्रथम पुरुषी एकवचनी भाषेत करणे। कि जैसे मिसाल के तौर पे आपको किताब पूछा गया है तो मी पुस्तक मतलब मैं किताब, मी वृक्ष, मी झाड किंवा मी फळा, मी शाळेची इमारत, जो भी होगा आप लोगों को जो आत्मकथन पर निबंध आएगा उसमें आपको मैं बनकर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आप देखेंगे माझी आई वर्णनात्मक निबंध में पूछा है, पूरा माझी आई पर देखिए शुरुआत किस तरह से की है कि जन्म दिलास तू आई, दिलास जीवनाला आकार, तुझ्याच हाताला धरून आम्ही स्वप्न करणार साकार। मतलब इस तरह से पूरा एक पैटर्न मतलब एक शेर के साथ में शुरू किया और आखिर तक किस तरह से मतलब लिखा जाएगा। कंटेंट कितना है? 2 पेज काफ़ी है मेरे हिसाब से। अगर आप 1.5 पेज भी लिखते हैं तो काफ़ी है, लेकिन 1 पेज मेरे ख्याल से थोड़ा सा कम हो जाएगा। आप निबंध कम से कम 1.5 से 2 पेज के बीच में लिखने की कोशिश करें। 2 पेज से ज़्यादा ना लिखे तो बेहतर है। ठीक है, 4 मार्क्स का निबंध है। एक और है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फूल की तस्वीर भी हो सकती है। यहाँ पर लिख कर आया है कि फूल आत्मकथन पुढील खालील घटक तुमच्याशी बोलत आहे। कौन बोलत आहे? फूल बोल रहा है। तो फूल बोल रहा है मतलब अपनी आपबीती बयान कर रहा है। अब फुलाची आत्मकथा, मी एका कोपऱ्यात पडलेला एक गुलाबाचा फूल आहे, तसे पाहिले तर आम्ही रंगात, रूपात, सुगंधात दुसऱ्या फुलांपेक्षा कमी नाही, सर्वोत्तम फुलात आमचे नाव आहे, माझा जन्म एका बागेत झाला, मी एक सुंदर रोपातील एक नाजूक फांदीवर कळीच्या रूपात जन्माला आलो, ते रोपच माझी आई, फांद्यावरील हिरवी पाने माझी रक्षा करत होती, लोक मला सुंदर कळी या नावाने संबोधत असे, ते ऐकून मला फार आनंद होत असे,
त्या फांदीवर माझे अनेक भाऊ होते। यहाँ से लेकर एक दूसरा पैराग्राफ बनाया और उसके बाद में एक तीसरा पैराग्राफ और उसके बाद में सबसे आखिर में एक चौथा पैराग्राफ। और ये आप चाहे तो मैं फिर पीछे जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ताकि फुलाची आत्मकथा ये निबंध अगर आता है, इम्तिहान में पूछा जाता है, तो आपके पास में एक कंटेंट मौजूद रहेगा। आप इसको एक मरतबा ज़रूर पढ़ के जाइए। आगे बढ़ते हम। माझा आवडता सण कोणत्या महिन्यात येतो, साजरा करण्याचा हेतू काय आहे, का आवडतो, का साजरा करतात, कालावधी कधीचा असतो आणि सणाचं नाव काय आहे, पूर्ण ये पूरी मालूमात के मुताबिक आपको लिखना है। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने लिखा है ईद के ताल्लुक से कि माझा आवड़ता सन कौन सा है, ईद है, ईद उल फित्र के बारे में यहाँ पे लिखा है। आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट हासिल कर सकते हैं। ये भी निबंध इम्पॉर्टेंट है जो इम्तिहान में पूछा जा सकता है। आप स्क्रीनशॉट ले यहाँ से, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। एक और फुलाची आत्मकथा, इसको भी हमने लिया है, इसको इससे पहले हमने जाहिर किया। अब हम बात करेंगे आपके टाइम मैनेजमेंट के ताल्लुक से कि मराठी मजमून के लिए वक्त की मनसूबाबंदी आप किस तरह से करेंगे। तो एक अंग्रेज़ी का एक मशहूर जुमला है कि इफ़ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल। मतलब अगर आपने कामयाबी का मंसूबा नहीं बनाया तो ऑलरेडी आप नाकामी का मंसूबा कर चुके हो, इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, थोड़ा सा मैंने इसको लिखने की कोशिश की है कि पहला जो विभाग होगा गद्य का आप 15 मिनट में मुकम्मल कर दीजिए। पहला सवाल, पहले सवाल का पहला हिस्सा, सवाल नंबर 1 का पहला हिस्सा 10:45 तक, 10 साढ़े 10 को आपका पेपर शुरू होगा, 10:45 तक 15 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। पेपर पढ़ने के लिए अलग से आप लोगों को वक्त मिलने वाला है। आप जानते हैं ये लिखने का वक्त है 10:30 से 10:45। अब गद्य विभाग का दूसरा सेशन 10:45 से 11, पद्य विभाग 10 मिनट 11 से 11:10, पद्य विभाग दूसरा सेशन 11:10 से 11:20। अब भाषा अभ्यास और व्याकरण के लिए 25 मिनट हमने रखे हैं 11:20 से 11:45। पत्र लेखन के लिए 20 मिनट हमने रखे हैं 11:45 से 12:05। और कथा लेखन, गद्यांकन, विज्ञापन लेखन या बातमी, ये बहुत कम वक्त में हो जाएगा। अगर 4 सवाल बनाने हैं तो बहुत कम वक्त में हो जाएगा। विज्ञापन भी कम वक्त में हो जाता है, तो हमने रखा है 12:05 से लेकर 12:15 तक का वक्त। निबंध लेखन के लिए फिर हमने 20 मिनट रखे हैं 12:15 से 12:35। 12:45 को आपका पर्चा पूरा होने वाला है। ऊपर के कुल मिलाकर 125 मिनट हुए, मतलब 1 घंटा और 5 मिनट, 2 घंटे और 5 मिनट। अब आपके पास में और जो है वो, चूँकि सवा दो घंटे का पेपर आपका होने वाला है, तो 10 मिनट और बचे, तो 10 मिनट आप वेरिफिकेशन के लिए देंगे कि कुछ छूट तो नहीं गया है। इसको याद रखेंगे और हमेशा याद रखिए, कामयाबी जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है। तो बहुत आप मेहनत करके जाइए, बहुत जो है आप मेहनत करें। इंशाल्लाह मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। हमारी तवक्का ये होती है कि मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। लेकिन असल एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि हकीकत इसकी क्या है कि मेहनत अपने साथ में कामयाबी तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर आती है। मुश्किलात अपने साथ में आती है, परेशानियां आती है, मेहनत करते वक्त रुकावटें आती है। प्यारे बच्चों, आप थक रहे होंगे इस वक्त में, आपको नींद का गलबा आ रहा होगा, आप दबाव महसूस कर रहे होंगे, आप जो है चैलेंजेस महसूस कर रहे होंगे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ में, नाकामियों का डर होगा आपको, आप थकन महसूस कर रहे होंगे, आप जो है बोझ महसूस कर रहे होंगे इस इम्तिहानात को, आप जो है मसाइल का सामना कर रहे होंगे इन दिनों। लेकिन याद रखिए प्यारे बच्चों, इसी मेहनत के साथ में मुश्किलात, परेशानियां, रुकावटें, दबाव, चैलेंजेस, नाकामियों का डर, थकन, बोझ और मसाइल के साथ में आपको जो मिलने वाली है वो होगी इंशाल्लाह जून के महीने में। जब आपका रिज़ल्ट आएगा आप बहुत अच्छे नंबर से कामयाब होंगे। सभी को मेरी बहुत सारी ढेर सारी दुआएं, और इस शेर के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि नामी कोई बग़ैर मुशक्क़त नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक कटा तब नगी हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फिर से आप नंबर नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे आज रात 12 बजे तक भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9768205400। चलिए, तो यहीं पर हम लोग इस लाइव सेशन को ख़त्म करते हैं। आप लोग शरीक रहे आज के लाइव सेशन में, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर हम लोग मुलाकात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कल के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट।